हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। बिहार करंट का क्रक्स जो क्रैक नाउ स्पेशल रहता है वो क्रक्स वीडियो मैं लेके आया हूं। आप लोगों की भी बहुत डिमांड आ रही थी कि सर करंट का क्रक्स वीडियो लेके आइए, तो आज हम उसको लेके हैं। पहले हम जो वीडियोस कर चुके हैं जो बीपीएससी 67वीं से पहले की थी, उनके बाद आपको ये देखना है वो वीडियोस रहेंगी ही, क्योंकि करंट अफेयर नवंबर से आने वाला है और हम उसमें ऑलरेडी नवंबर से अक्टूबर से करंट अफेयर देख चुके थे, तो मई तक का करंट अफेयर हम कवर कर चुके हैं। और आज हम इस वीडियो में 15 अगस्त तक का करंट अफेयर कवर करेंगे, जो कि अगस्त मंथ के लिए ही होगा। फिर इसके बाद हम बैक डेट में जाएंगे, जुलाई का देखते हुए, अगस्त का देखते हुए, अगस्त देख रहे हैं, जुलाई देखेंगे, फिर जून देखेंगे, फिर मई देखेंगे। तो ऐसे बैक डेट में हम करंट अफेयर देखते चलेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे कवर कर दूं, क्योंकि ये पहला वीडियो है इस दौरान का क्रक्स का, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि अगर एग्ज़ाम सितंबर में ही होता है, ठीक है, सितंबर में एग्ज़ाम होता है किसी भी डेट को, मैं कहता हूँ अगर सितंबर 29 तक भी एग्ज़ाम हो जाता है कि 2-4% चांसेस हैं कि एग्ज़ाम आगे पीछे हो सकता है 4-5 दिन, तो भी 15 अगस्त तक का ही करंट अफेयर पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा करंट अफेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अक्टूबर में अगर एग्ज़ाम जाता है तो फिर हम 15 दिन का करंट अफेयर और देख लेंगे तब। लेकिन अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो 15 अगस्त तक का करंट अफेयर मोर देन इनफ है, क्योंकि एक महीने पहले तो पेपर की प्रिंटिंग वगैरह शुरू हो जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला करंट अफेयर, नीतीश कुमार 8वीं बार सीएम की शपथ ले ली है इन्होंने। 10 अगस्त को ये शपथ ली थी, तो आप समझ रहे हैं कि करंट अफेयर लेटेस्ट है बिल्कुल। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं कहीं से और कुछ पढ़ने की। तो नीतीश कुमार 8वीं बार सीएम की शपथ 10 अगस्त 2022 को इन्होंने ली है। इनके बारे में क्या याद रखना है कि ये पहले ऐसे सीएम बन गए हैं, भारत में प्रथम सीएम है, प्रथम मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 8 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ये महत्वपूर्ण हो गया है, याद रखना। नीतीश कुमार ने शपथ ली 8वीं बार और ऐसा करने वाले भारत के प्रथम सीएम या मुख्यमंत्री हो गए हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा ये भाजपा के साथ मिलके ये सरकार चला रहे थे, लेकिन अब उसको छोड़ के अभी ये राजद और जदयू मिलके और महागठबंधन के साथ अभी आ गए हैं और अब सरकार बनाई है इन्होंने। तो याद रखना, नीतीश कुमार जी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनकी पार्टी का नाम भी याद रखना, जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू और राजद के साथ ये मिल गए हैं, और उसमें और भी कई सारी पार्टियां, तो महागठबंधन के साथ मिलकर ये सरकार चला रहे हैं। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, मुजफ्फरपुर अवस्थित है 106 वर्ष पुरानी खगोलीय वेधशाला। इसमें ये जरूर याद रखना आपको कहाँ पे है ये, तो मुजफ्फरपुर में है। और मुजफ्फरपुर में भी कॉलेज है, लंगत सिंह कॉलेज। इस लंगत सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में 1916 में स्थापित हुई थी एक खगोलीय वेधशाला। इसका मतलब 106 वर्ष पुरानी है ये। तो इसको अभी यूनेस्को की इंडेंजर्ड हेरिटेज सूची में, या आप कहें इंडेंजर्ड हेरिटेज लिस्ट में, इसको शामिल कर लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना है आपको कि मुजफ्फरपुर अवस्थित 106 वर्ष पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की इंडेंजर्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया, यानी ये खतरे की लिस्ट में है, संवेदनशील है, इसलिए इसको सूची में शामिल किया गया। कहाँ पे है ये जरूर याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर में है और ये लंगत सिंह कॉलेज में है, याद रहेगा आपको। बस इतना ही देखना है। आपको पता है मैं क्रक्स का नाम ही इसीलिए कि जितना काम की चीज़ें हैं उसको याद रखो। 1916 में स्थापित हुई थी ये खगोलीय वेधशाला। ठीक है, चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। अतुल प्रसाद, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, आप ही से रिलेटेड हैं। ये बीपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, यानी चेयरपर्सन है ये अभी इस समय बीपीएससी के, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन है। ये मैंने क्वेश्चन पूछा भी था टेलीग्राम पे। अतुल प्रसाद नाम है इनका, ये ध्यान रखिएगा। अतुल महाजन ऑप्शन में था वहाँ, वो गलत था। अतुल प्रसाद इज द न्यू बीपीएससी चेयरपर्सन। ठीक है, इन्होंने शपथ ली है 5 अगस्त 2022 को, यानी 5 अगस्त 2022 को इन्होंने शपथ ली, अतुल प्रसाद। तो आप यहाँ ये भी याद रख सकते हैं कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के चेयरपर्सन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है
या तो 6 साल का कार्यकाल होगा या 62 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो जाए वो उनका कार्यकाल होता है। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि कौन जो बीपीएससी के जो चेयरपर्सन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है। तो 6 साल या फिर 62 साल, जो भी पहले हो जाएगा इनमें से वही उनका कार्यकाल माना जाता है। तो अतुल प्रसाद बीपीएससी के नए अध्यक्ष हैं, याद रखना है आपको। और आर के महाजन की इन्होंने जगह ली है, यानी इन्होंने रिप्लेस किया है आर के महाजन को। आर के महाजन का कार्यकाल 4 अगस्त 2022 को संपन्न हो गया। उसके बाद अतुल प्रसाद जी बन गए नए चेयरपर्सन बीपीएससी के। ठीक है, याद रहेगा, ये आपको याद भी रखना है क्योंकि ये आप ही के एग्जाम से रिलेटेड हैं, यही सब कंडक्ट करा रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाए गए हैं इस बार बीपीएससी के लिए, सब इन्हीं की देखरेख में हो रहा है, तो ये आपको याद रहेगा। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है भारत नवाचार सूचकांक 2021। तो नीति आयोग जारी करता है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि भारत नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है, यानी इंडियन इनोवेशन इंडेक्स की बात कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वालों में। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, भारत नवाचार सूचकांक। महत्वपूर्ण इसमें यह है कि बिहार की रैंक है 15वीं। ठीक है, क्योंकि हम बिहार करंट अफेयर, बिहार स्पेशल करंट देख रहे हैं, तो हम बिहार के रूप में ही चीज़ों को देखेंगे। बिहार का है इसमें 15वां स्थान। स्कोर पूछने का ट्रेंड आजकल है बिहार में, तो स्कोर भी ध्यान रखेंगे। 11.58 जो है टोटल स्कोर है। ठीक है, कितना स्कोर है बिहार का? 11.58 स्कोर है और बिहार का 15वां स्थान है। तो स्कोर और स्थान दोनों याद रखना है आपको। अब क्योंकि ये बात हो रही है नवाचार सूचकांक की, तो शीर्ष प्रमुख राज्य भी पूछे जा सकते हैं। तो पहले पे कर्नाटका है, फर्स्ट रैंक है कर्नाटका की, फिर तेलंगाना है और तीसरे पे हरियाणा है। ठीक है, कर्नाटका, तेलंगाना और हरियाणा ये हैं पहला, दूसरा और तीसरा। बिहार का है इसमें 15वां स्थान। ठीक है, इतना याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। 11.58 स्कोर है, नीति आयोग जारी करता है नवाचार सूचकांक को। इतना महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है भोजपुर में नया रेलवे जंक्शन बन रहा है। भोजपुर में नया रेलवे जंक्शन कहाँ बन रहा है? ये तो आज आरा जंक्शन के पास है, जगजीवन हॉल्ट। जो आप बिहार के निवासी हैं वो जानते होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, जो लोग अक्सर उस रोड पे पटना वाले रास्ते पे आते जाते हैं। तो आरा जंक्शन के पास है ये जगजीवन हॉल्ट। उसी को अब रेलवे जंक्शन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव जो है पारित कर दिया गया है। ऑलमोस्ट 60+ किलोमीटर के आसपास है, 61, 63 है। ये देख लीजिएगा, ये पूछेगा नहीं बट याद रखना है आपको फिर भी कि अगर आ जाए कहीं पे तो ये 61 किलोमीटर के आसपास है, जो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने का एक प्रोग्राम है। बस आप इतना ही याद रखिएगा, 60 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो जगजीवन हॉल्ट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे ये है कि जगजीवन हॉल्ट को जो है भोजपुर में नया रेलवे जंक्शन के तौर पे इसको विकसित किया जाएगा। किसको? जगजीवन हॉल्ट को। यही पूछेगा कि किसको किया जाएगा, तो जगजीवन हॉल्ट को किया जाएगा। इसमें एक चीज़ और जानने के रूप में महत्वपूर्ण हो सकती है कि ये जो रेलवे का जो रूट है ये बक्सर जिले में नैनीजौर के पास, जो नैनीजौर जगह है वहाँ पे गंगा को पार करेगा और यूपी में प्रवेश करेगा। तो ये कई सारे जिलों से होके बिहार के जिलों से भी गुजरेगा और कई सारे ये यूपी के जिलों से भी गुजरेगा। और इसमें ये महत्वपूर्ण है कि नैनीजौर के पास ये गंगा को पार करेगा और फिर यूपी में प्रवेश कर जाएगा। तो बक्सर जिले में ये नैनीजौर जगह पड़ती है, यानी बक्सर में गंगा प्रवाहित होती है, आपको पता है, एंट्री है बिहार में गंगा की वहाँ से, और वहीं नैनीजौर के पास ये गंगा को पार करेगा और उसके बाद यूपी में प्रवेश कर जाएगा। तो इतना अगर जानेंगे आप इसके बारे में तो काफ़ी होगा, मोर देन इनफ होगा, इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता है नहीं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसानों को डीजल सब्सिडी प्रदान की जा रही है। 600 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ये दिए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। मैक्सिमम इसमें लिमिट भी दी गई है, 1800 रुपये से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे, बट आपको यही पूछेगा कि कितने दिए जाएंगे। तो डीजल की सब्सिडी दी जा रही है, ये अभी पास हो गया कैबिनेट से ये भी प्रस्ताव। 600 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। बिहार राज्य आकस्मिकता कोष से, जो आकस्मिक कोष होता है, देखिए कंसोलिडेटेड फंड जो होता है, उससे इन्होंने 29.95 करोड़ 29.95 करोड़ रुपीज़ जो है अग्रिम भी भुगतान हो गया है किसानों को डीजल सब्सिडी के
के तौर पे इसमें जो गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा जैसी फसलें यानी मेज़ एंड ऑल जैसी जो फसलें हैं उनके लिए ये प्रदान किया जा रहा है डीजल सब्सिडी। ठीक है, ध्यान रखना है 600 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ये सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इतना याद, वैसे इसमें बहुत सारा गणित है कि कैसे कैसे कितना जो है सिंचाई की जाती है, उसमें कितना खर्चा आता है, वो सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आपसे यही पूछेगा कि इसमें अग्रिम भुगतान कितने का हुआ है, तो 29.95 करोड़ रुपीस यानी 29.95 करोड़ रुपए और 600 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ जो है इसमें प्रदान किया जाएगा किसानों को डीजल सब्सिडी। फाइनेंशियल ईयर 22-23 की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। इतना याद रखेंगे तो काम हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल्ड में जाने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। बिहार का जो करंट अफेयर है वो इसी प्रकृति का रहता है कि आपको सिर्फ उससे रूबरू हो तो काम चल जाता है। क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा। क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन हो रहा है पटना जू या पटना चिड़ियाघर में। तो याद रखना है आपको, क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब इंपॉर्टेंट है। पटना जू में या पटना चिड़ियाघर में इसका जो है उद्घाटन किया जा रहा है, इसका स्थापना की जा रही है। और ये किसके द्वारा स्थापना की जा रही है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यूरोपियन यूनियन और जर्मनी का एक संगठन है जिसका नाम है GIZ या GIZ, इसको याद रखिए। और तो कैसे ही याद रखेंगे, जिज तो ये अजीब सा हो जाएगा। तो यूरोपियन यूनियन जर्मनी का संगठन है, GIZ के द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, याद रहेगा। और बिहार सरकार तो ऑब्वियसली इसमें रहेगी ही, तो उसको तो यहाँ पे आपको बताने की मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं लगती। तो यूरोपियन यूनियन और जर्मनी दोनों का है ये संगठन संयुक्त रूप से GIZ, इसको याद रखना। ये क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का जो है स्थापना करेगा पटना जू यानी पटना चिड़ियाघर में। ये बिहार का पहला है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है आपको। पटना जू में है ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है, बिहार का पहला है। और ये किस लिए है, तो उद्देश्य इसका है जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है। क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का नाम ही, लर्निंग मतलब सीखना, उसके क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन से। तो वही चीज़ें हैं, बस याद रखना यूरोपियन यूनियन और जर्मनी। और जगह कहाँ है, पटना जू। इतना याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है एलिवेटेड कॉरिडोर रोड प्रोजेक्ट। एलिवेटेड कॉरिडोर रोड प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। 15 जुलाई 2022 को ये NHAI ने पास किया है। देखिए इसमें 15 जुलाई के 1-2 फैक्ट्स आ गए हैं, जुलाई के भी कुछ फैक्ट्स हैं, बट इसको अगस्त का ही आप करंट अफेयर मानिए क्योंकि ये जुलाई में हुआ है, बट ये अगस्त के जो मैगजीन्स हैं उनमें आपको मिलेगा देखने। तो अगस्त में अब आपको करंट अफेयर देखने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बता दिया है मोर देन इनफ होगा। इस बात पे आप विश्वास कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है तो आप कहीं से देख भी सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक तो है ही नहीं। जितना ज़्यादा पढ़ लेंगे बेहतर रहेगा, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको बाहर जाना ना पड़े। चलिए, एलिवेटेड कॉरिडोर रोड प्रोजेक्ट 15 जुलाई 2022 को NHAI ने ये जो है प्रस्तावित कर दिया है, पारित कर दिया है। अब इसमें क्या महत्वपूर्ण है, दानापुर रेलवे स्टेशन से, ठीक है, ये आप जानते हैं दानापुर बहुत फेमस हो जाता है। ये बिहार पटना के अंदर दानापुर रेलवे स्टेशन है। वहाँ से ESI मेडिकल कॉलेज बेहटा तक, ESI मेडिकल कॉलेज बेहटा तक याद रखिएगा। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दानापुर टू बेहटा, ये जो है ये एलिवेटेड कॉरिडोर रोड प्रोजेक्ट बन रहा है। इसकी टोटल डिस्टेंस 21 किलोमीटर है। ये भी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे होगी। एक चीज़ और इसमें एक्स्ट्रा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ये है कि ये बेहटा हवाई अड्डे के लिए लिंक भी प्रदान करेगा। इस एलिवेटेड रोड के माध्यम से एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जो बेहटा हवाई अड्डे को कनेक्ट करेगा इस एलिवेटेड रोड से। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको। ये जो मेरे पीछे की आवाज़ है इसको प्लीज़ अवॉइड करिएगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बाद में रिकॉर्ड करूं, बट वो बीच बीच में हो ही जाता है। ठीक है, तो आप मेरी बात पे ज़्यादा ध्यान देंगे। वैसे वो एक 10-15 सेकंड के लिए ही चलता है, काम चल रहा है सामने बिल्डिंग में। ठीक है, तो दानापुर रेलवे स्टेशन से 21 किलोमीटर एक ESI मेडिकल कॉलेज बेहटा तक है ये। और ये इसको आप कह सकते हैं दानापुर टू बेहटा, डिस्टेंस इसकी 21 किलोमीटर है दोस्तों। और ये बेहटा हवाई अड्डे को लिंक भी करेगा। इतनी बात मैंने आपको बता दी थी। इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, जो कोइलवार पुल है
उस जो 4 किलोमीटर सड़क भी उसका हिस्सा होगी। यानी कोइलवार पुल की जो 4 किलोमीटर सड़क है वो भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो अगर ये आपसे कहीं पूछ ले तो बता दीजिएगा कि हाँ भैया इसी का हिस्सा है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, बट मुझे लगा कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ा दे दो कि थोड़ा अजीब ना हो जाए। आपके लिए जान लेना उचित होता है, ना जानना थोड़ा भयंकर परिणाम दे सकता है कई बार। चलिए अगला क्वेश्चन है, इलाज की सुविधा राशन कार्ड, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। 8 जुलाई 2022 को स्वास्थ्य मंत्री ने, क्योंकि इस दिन मनाया गया यहाँ पे ये प्रोग्राम जन आरोग्य प्रोग्राम के तौर पे इसको मनाया गया बिहार में। और यहाँ पे जो लोगों ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत अच्छा कार्य किया है, जिन डॉक्टरों ने, तो उसमें 66 डॉक्टर थे और 5 अस्पताल थे, उनको सम्मानित किया गया। और उसी दौरान ये घोषणा भी की गई स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कि जो सभी राशन कार्ड धारक हैं बिहार में, उनको आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की ओर से मुफ्त इलाज अब प्रदान किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है। पहले ये क्या होता था कि आयुष्मान कार्ड बनाना पड़ता था, लेकिन सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ये अब सुविधा प्रदान कर दी है। तो ये बड़ी बात है, अच्छी कार्य है और मेहनत जायज़ है, और ये इसलिए करंट अफेयर का विषय भी बन गया है। तो इसमें ये भी याद रख सकते हैं कि 66 डॉक्टर और 5 हॉस्पिटल्स को जो है सम्मानित किया गया 8 जुलाई 2022 को स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। ये याद रखना है, राशन कार्ड के बारे में ये है कि सभी राशन कार्ड धारकों के लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की ओर से मुफ्त इलाज की घोषणा की गई है। अब थोड़ा सा इसमें आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के बारे में बिहार के लिए जान लीजिए कि इसमें देखिए ये हर जगह ही है। 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं आयुष्मान भारत के तहत, ये सब आप लोग जानते होंगे। इसमें एक फैक्ट आप लोग जोड़ लीजिएगा कि आयुष्मान भारत जो स्कीम है वो कब शुरू की गई, तो ये आपको खुद से ऐड करना है जब जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं। अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि आयुष्मान भारत जो स्कीम है, योजना है, कब शुरू की गई। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से अब ऐसे भी बन जाए कि स्कीम की डेट पूछी जाती है, बिहार में ट्रेंड है तो इसकी डेट ही पूछ ले और ये क्वेश्चन करंट भी हो जाए और बेसिक भी बना दे। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों प्रकार से करंट पूछे जाते हैं, ये एक बात आपको पता ही होगी। ठीक है, तो 5 लाख प्रतिवर्ष 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं आयुष्मान भारत में। और इसमें जो अभी तक बिहार में लाभ दिया गया है वो 35.38 लाख परिवार को, यानी 35.38 लाख जो फैमिलीज़ हैं वो इसमें बेनिफिटेड हुई हैं, बेनिफिट मिला है उनको। और आप अगर इसको इंडिविजुअली काउंट करें तो 76.25 लाख पर्सन्स, यानी 76.25 लाख व्यक्ति जो हैं इससे लाभान्वित हुए हैं अभी तक बिहार में। राशन कार्ड, ये आयुष्मान भारत योजना की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 66 डॉक्टर, 5 अस्पतालों को इससे बेनिफिट प्रदान किया गया है, मतलब उनको सम्मानित किया गया है। ये भी आप याद रखेंगे। स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है जरा मुझे बताइएगा बिहार में। महत्वपूर्ण, वेरी हाईलाइटेड क्वेश्चन ये रहेगा, स्टार लगा रहा हूँ। NFSA राज्य रैंकिंग यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी रैंकिंग अभी प्रदान की गई, उसमें बिहार का स्थान आया 7वां स्थान आया बिहार का। फूड यानी खाद्य सुरक्षा सूचकांक, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राज्यवार रैंकिंग प्रदान की गई और ये पहला संस्करण है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा इसको। NFSA की पहली बार रैंकिंग आई है, प्रथम संस्करण आया है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नेशनल फूड सिक्योरिटी रैंक यानी खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इसमें बिहार की 7वीं रैंक है। बिहार का स्कोर भी याद रखना है 0.783। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बिहार की रैंक क्या है 7th, और इसका जो स्कोर है वो भी शुरू होता है 7 से, फिर 8 है। तो 7 8 जरूर याद रखेंगे, सिर्फ एक डिजिट से काम नहीं चलेगा क्योंकि 7 में और भी हैं, यूपी भी 7 में ही आता है। तो 783 याद रखना रैंक स्कोर 783 पॉइंट में है और 7th स्कोर है बिहार का, इस जो रैंकिंग है। ठीक है, याद रहेगा आपको। फिर से बता दूं, बिहार की रैंक है 7th, स्कोर है 0.783। इसमें एक चीज़ और जाननी होगी आपको कि फर्स्ट, सेकंड और 3 कौन है। तो उड़ीसा प्रथम स्थान पे है खाद्य सुरक्षा सूचकांक रैंकिंग में। ठीक है, यूपी दूसरे पे है और आंध्र प्रदेश तीसरे पे है और बिहार 7वें पे है, पीछे है बिहार काफ़ी।
बट उड़ीसा का आप स्कोर देखेंगे तो 0.836 है, यूपी का 0.797 है और आंध्रा का 0.794 है। तो यहाँ 783 है। तो आप देख रहे हैं बहुत क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इन लोगों में, इन स्टेट्स में, बट फिर भी स्टिल बिहार 7वीं रैंक पे है और ये पहला संस्करण है, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन बने। अब एनएफएसए की ये रैंकिंग है, इतना याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। आगे चलते हैं अब हम ग्रामीण विकास बजट। ये 15वां वित्त आयोग के अनुसार ग्रामीण विकास बजट के लिए अभी धनराशि जो है केंद्र सरकार ने जारी कर दी है। तो बिहार को उसमें कितना रुपया मिला है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे मेरे प्यारे मित्रों कि बिहार को मिला है 11.52.60 करोड़, यानी 1152.60 करोड़। याद रहेगा 1152.60 करोड़ या 1152.60 करोड़ रुपीस मिले हैं ग्रामीण विकास बजट के लिए, रूरल डेवलपमेंट बजट के तहत 15th फाइनेंस कमीशन यानी 15वां वित्त आयोग के द्वारा। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों को बैलेंस कर रहा हूं मैं, तो आप बिल्कुल भी कोई भी चिंता ना करिएगा। 1152.60 करोड़ रुपीस मिले हैं रूरल डेवलपमेंट बजट के तहत 15th फाइनेंस कमीशन की जो सिफारिश है उसके आधार पे केंद्र सरकार ने ये पहली किस्त जारी की है। तो पूछ सकता है कि पहली किस्त कितने की जारी हुई है बिहार के लिए, तो 1152 करोड़ की ये किस्त जारी की गई है। और आपको पता होगा बिहार में 8067 यानी 8067 ग्राम पंचायत हैं, 533 पंचायतें हैं, 38 जिला परिषदें हैं। उनको मजबूती प्रदान करने के लिए ये ग्रामीण विकास बजट का पहली किस्त 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के द्वारा केंद्र सरकार ने जारी की है बिहार के लिए। 1152 इसमें इम्पोर्टेंट डाटा है, ध्यान रहेगा आपको, मुझे उम्मीद है पूरी। बिहार में बिजली गिरने से पिछले 6 वर्षों में 2000 लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसा बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि बिहार में बिजली गिरने से पिछले 6 वर्षों में 2000 लोगों की मृत्यु हुई है। यानी जो लाइटनिंग स्ट्रोक होता है इंग्लिश मीडियम वालों, उसकी वजह से, लाइटनिंग स्ट्रोक की वजह से, या स्ट्रोक, हाँ ऐसे कह सकते हैं, लाइटनिंग स्ट्रोक आप कहिए, 6 वर्षों में 2000 लोगों की मृत्यु हुई है। उसमें काफ़ी सारे ज़िले आते हैं, औरंगाबाद, पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भी हैं, 7-8 ज़िले हैं जहाँ पे मेजर तौर पे ये बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं। बट अब आपको ये याद रखना है कि इस बार के लिए, इस साल के लिए पटना, गया और औरंगाबाद को हाई अलर्ट पर रखा गया है एसडीएमए के द्वारा। एसडीएमए क्या होता है? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एनडीएमए का नीचे वाला ये पार्ट होता है, आपको पता है, पहले एनडीएमए होता है, फिर एसडीएमए होता है, फिर डीडीएमए होता है, फिर उसके नीचे बीडीएमए, मतलब ब्लॉक लेवल पे। तो ये ऐसे नीचे जाता जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है नेशनल वाइज, स्टेट पे होता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इसको कौन हेड करता है ये आप मुझे बताइएगा कि जो राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड होता है या अथॉरिटी होती है, अधिकरण होता है, उसका चेयरपर्सन कौन होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन पॉलिटी में पूछे जाते हैं बीपीएससी में, तो ये भी याद क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। और पटना, गया, औरंगाबाद जो है वो बिजली के लिए संवेदनशील है और हाई अलर्ट पर इनको रखा गया है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक है जिसमें मैंने ऑलरेडी अंदर भी स्टार लगाई जब मैं करंट बना रहा था। बिहार में सबसे बड़ा राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया है और ये मैं बता रहा हूँ जो इस बार सीएजी ने, आपको पता होगा सीएजी जो होते हैं हमारे कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी, उन्होंने अपना प्रतिवेदन रखा और उन्होंने ये बताया कि बिहार में अब तक का सबसे बड़ा राजकोषीय घाटा जो है दर्ज किया गया है। यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 29.827 करोड़, एक पॉइंट नहीं है, माफ़ कीजिएगा, 29,000 है, 29,827 करोड़ रुपीज़ का राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया। बहुत बड़ा अमाउंट है ये दोस्तों। 29,827 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में बिहार में। ऐसा पहले नहीं हुआ है। अगर आप इसी को पिछले वर्ष से देखें, यानी 19-20 से इसको देखें, तो 19-20 में 15,103 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा था। और
फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में बढ़ के 29,827 करोड़ रुपए का हो गया है। और ऐसे फैक्ट्स आपको बीपीएससी के एस्पिरेंट के तौर पे जानने चाहिए कि आर्थिक स्थिति कितनी खस्ता हाल है बिहार सरकार की। राजकोषीय घाटा इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ऑलमोस्ट दोगुना हो गया है। 15 दूनी 30 होते हैं तो 29 हो गया है। एक वर्ष में 2 गुना राजकोषीय घाटा, बहुत महंगाई। 29,827 करोड़ बिहार जैसे स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और अब आगे इसमें और कुछ फैक्ट्स भी देख लीजिए तो और आपको अचंभा होगा कि बिहार की राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई है। ठीक है, राजस्व प्राप्ति में वृद्धि मतलब इनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बढ़ा है। लेकिन कैसे बढ़ा है मालूम? कर में वृद्धि के कारण बिहार सरकार में टैक्सेस बढ़ाए गए और उसके कारण इन्होंने कलेक्शन अपना बढ़ा लिया। और कितना बढ़ा लिया? 3.17% कलेक्शन बढ़ाया इन्होंने। रेवेन्यू कलेक्शन यानी राजस्व प्राप्तियां इन्होंने बढ़ा ली टैक्स लगा के, और वो कितनी हो गई? 3.936 करोड़। ठीक है, और उसके बाद ये पॉइंट नहीं होगा यहाँ पे, 3,936 करोड़ होगा, क्योंकि 3% इतना ही होता है। तो 3.17% की ग्रोथ हुई इसमें। अब आप ये देखिए कि इन्होंने कर में वृद्धि के बाद राजस्व प्राप्ति भी बढ़ा ली, तब भी इनका जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, वो 29,827 करोड़ रुपए होता है। तो अब आप देखिए कि कितनी बुरी स्थिति है। अब आप राजकोषीय घाटा मुझे उम्मीद है जानते ही होंगे सब लोग। इकोनॉमिक्स तो अब मैं यहाँ नहीं पढ़ा सकता, करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। चलिए, एक चीज़ और इसमें है, प्रतिबद्ध व्यय में अधिक कमी के कारण राजस्व व्यय जो है इनका बढ़ गया है। यानी इन्होंने जो अपना एस्टिमेशन लगाया था कि हम इतना खर्च करेंगे, उसमें भी कमी की है। तो इनका राजस्व व्यय कितना, उसके बाद भी कितना बढ़ा है? 13,476 करोड़। तो ये आपसे नहीं पूछेगा, बस आपको इतना याद रखना है कि फिस्कल डिफिसिट कितना है? 29,827 करोड़। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें जो रेड की हुई है मैंने ये। उसके बाद कर में वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्ति में कितनी ग्रोथ हुई है? तो 3.17 यानी 3,936 करोड़ हुआ है, ये आपको याद रखना है। और 15,103 करोड़ रुपए जो है फिस्कल डिफिसिट था लास्ट ईयर, यानी 2019-20 के फिस्कल ईयर में। तो ये याद रहेगा, महत्वपूर्ण करंट अफेयर है ये। मुझे उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बीपीएससी में, नहीं तो आने वाले एग्जाम्स में बनेगा, क्योंकि ये राजकोषीय घाटा सबसे ज़्यादा है बिहार सरकार के लिए। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 1 यानी अगस्त का करंट अफेयर यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट 2-3 दिन में मैं लेके आऊँगा ऐसा ही करंट अफेयर क्रक्स के नाम से। ये अगर आपको पसंद आया हो तो धड़ाधड़ लाइक ठोक दो, कमेंट करके बताओ मुझे कि आपको कितना पसंद आया, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमें इसमें सपोर्ट नहीं मिलेगा आपका तो फिर हम मेहनत कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो मेहनत हमारी को वसूल कराइए, दोस्तों में फैला दीजिए, लाइक ठोक के बताइए कि कितना पसंद आया आपको, और पढ़ते रहिए। बाकी तो मैं आपके साथ हूँ ही आपके एग्ज़ाम तक और उसके बाद भी हमेशा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। जय हिंद।